Hello friends, in this video lecture I will discuss about introductory part of biotechnology principle and processes। इसके पहले मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया हूँ। उसमें मैंने टॉपिक के साथ साथ उसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसको भी डिस्कस किया हूँ। तो पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग बायो अकेडमी CBSE नीट पे जाइएगा, प्लेलिस्ट ओपन करिएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, उसमें पूरा सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब अगर दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने फ्रेंड ग्रुप में भी वीडियोस को शेयर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो सबसे पहले टर्म दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था कार्ल एर्के के द्वारा। अब बायोटेक्नोलॉजी है क्या, ये थोड़ा समझते हैं हम लोग। बायो मीन्स मतलब आप समझ रहे हो लिविंग थिंग्स होगा। टेक्नोलॉजी कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे, मान लीजिए अलग अलग टेक्नोलॉजी देखेंगे, PCR देखेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस देखेंगे, वेक्टर्स होंगे। अब वेक्टर्स में भी कुछ हमारे पास जैसे प्लाज्मिड हो गया, एंजाइम्स देखेंगे। तो ये सारा का सारा टूल्स आएगा। बट यहाँ पे किस तरीके से लिविंग थिंग्स को एक टेक्नोलॉजी से मिला करके एक नया फील्ड बनाया गया बायोटेक्नोलॉजी। आप उसी तरीके से समझ लीजिए जैसे कोई मान लीजिए एक औरत है, एक पुरुष है। अब वो क्या होता है, जब उनको शादी होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। तो उसके बाद उनका जीवन देखिए, उसके पहले का उनका जीवन देखिए। तो अलग अलग जब रहते हैं तो उनका जीवन कुछ अलग ही होता है, लेकिन जब शादी होने के बाद कुछ अलग ही जीवन होता है। सेम इसी तरीके से सिंपल इसको समझिएगा, बायोटेक्नोलॉजी अलग अलग अपनी फील्ड है, टेक्नोलॉजी अपनी आप में एक फील्ड है, बायो लिविंग थिंग्स अपने आप में एक फील्ड है, मतलब लिविंग बींग्स हैं। तो अब जब इन दोनों को मिला दिया गया तब देखा गया कि ऐसा चेंज हुआ अब उस लिविंग थिंग्स में, या प्रोडक्ट जो मिल रहा है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, अब ऐसा चेंज देखने को मिला कि हम सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम लोग देखते हैं देसी टमाटर, ओके, टोमेटो जो देखते हैं देसी टोमेटो। अब वहाँ पे अगर उसको फ्रिज में रख दिया जाए तो कुछ दिन तो ऐसा रहेगा, फिर उसके बाद ऐसा हो जाएगा, फिर जल्दी से जल्द से कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन आज जो देखिए जो सुपरमार्केट में या मॉल वगैरह में मिलता है, अगर इसको आप 1 महीने तक स्टोर करके रखिए, 1.5 महीने तक स्टोर करके रखिए, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या किया गया है, उसमें जो पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज का जीन है उसको सप्रेस कर दिया गया है। तो ये कैसे सप्रेस हुआ? अपने से तो टोमेटो प्लांट में तो अपने से सप्रेस होगा नहीं, तो इसको जेनेटिकली मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके, टूल्स का यूज करके क्या किया गया, इसको सप्रेस किया गया है, जिससे इसकी राइपनिंग जो है बहुत जल्दी नहीं होती और ये ज़्यादा समय तक स्टोर किया जा सकता है। तो ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है। सबके घरों में आप लोग देखते होगे वहाँ पे टोमेटो होता है। अगर आप देसी मान लीजिए कहीं खेत से ला रहे हो और वो कुछ यूज नहीं किया, मतलब वो हाइब्रिड ऐसा कुछ लाया नहीं है प्लांट, नॉर्मल नेचुरल देसी एकदम लगाया है प्लांट, तो आप उसको लाइएगा, एक कम से कम हफ्ते भर में टमाटर आपका इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन जब आप मॉल से लाते हैं या सुपरमार्केट से कहीं से भी सब्जी लाते हैं, अगर टमाटर ला रहे हैं तो उसमें कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप देखते हैं इस समय हाइब्रिड लौकीज, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से इंजेक्शन लगा करके उसको बढ़ा दिया जाता है। तो ये क्या है? ये टूल्स और टेक्नोलॉजी ही तो है जिसका हम यूज करके क्या कर रहे हैं, नेचुरल चीज़ें, मतलब ये प्लांट क्या है, नेचुरल है ना, तो इनमें हम लोग चेंजेस ला रहे हैं। अच्छा, ये चेंजेस जो है कुछ कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा भी दे रहे हैं, कहीं कहीं हमको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। अब फ़ायदा किस बात पे दे रहे हैं? मान लीजिए कोई आपके पास एक लैंड है, या जो फार्मिंग से रिलेटेड होंगे, बहुत से बच्चे स्टूडेंट हैं आप लोग तो रिलेटेड ही होंगे कि आपके पेरेंट जो है खेती कर रहे हैं, या आप जानते होंगे। तो पहले इतना हमको प्रोडक्शन नहीं मिलता था जितना कि अब मिलता है। क्यों? क्योंकि पहले हाइब्रिड प्लांट नहीं हुआ करते थे, तो हमको जो नेचुरल प्लांट था उसको नॉर्मल था, उसमें जीन में कोई चेंजेस नहीं थे, तो वहाँ पे हमको उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती थी उस लैंड पे। मान लीजिए कोई एक ऐसी लैंड है जहाँ पे आपको पानी बहुत कम हो और आपको फसल वहाँ पे उगाना हो, तो कैसे उगेगा? तो पहले नहीं होता था। लेकिन अब ये पॉसिबल है कि ऐसे हाइब्रिड सीड्स आ गए हैं, उनसे प्लांट उगते हैं जिनको पानी कम चाहिए, और आपको वहाँ पे क्या हो जाता है, फसल भी तैयार हो जाती है, आपको अनाज भी मिल जाता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी जो है इससे बेनिफिट्स भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि बहुत से चेंजेस करके प्रोडक्ट तो तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन उसका अब दुरुपयोग भी हो रहा है। तो आप इस फील्ड को समझिएगा कि ये जो फील्ड थी, जो स्टार्ट किया गया था तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, लेकिन आज यही ह्यूमन क्या कर रहा है, अपने डिस्ट्रॉय के लिए इसको यूज करता चला जा रहा है। दूसरा इसका अगर हम मेडिकल फील्ड में बात करें तो इंसुलिन, बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिसमें इंसुलिन नहीं बनती, तो उसमें हम लोग सिंथेटिक इंसुलिन क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब ये इंसुलिन कैसे बनी? ये इंसुलिन ऐसे बनी होगी, मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म में ये जीन, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बट यहाँ पे भी आपको बता दे रहा हूँ
कि अब ये मान लीजिए जीन क्या है, इंसुलिन बना रही है, तो इसको आइसोलेट किए, किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस किए। होस्ट क्या होता है, जिसमें हम लोग इसकी कॉपी बनाते हैं, क्लोनिंग करते हैं। इसमें इंट्रोड्यूस किए, उसमें अब ये क्या करेगा, जीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोडक्ट बन जाएगी। फिर वहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को वहाँ से निकालेंगे और फिर इसका प्यूरिफिकेशन करके मार्केट में उतारेंगे। तो अब ये क्या है, ये इंसुलिन के लिए जीन जो होगा, मतलब इंसुलिन बनाएगा। अब इंसुलिन जब मार्केट में आएगा एज ए मेडिसिन, पेशेंट जो है इसको यूज करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग बायो मतलब आप इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, एनिमल आ जाएगा, प्लांट सेल आ जाएगा। इस पे या कह सकते हैं इन ऑर्गेनिज्म पे हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली चेंज करके, टूल्स का यूज करके, इसमें चेंज करके हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो ह्यूमन वेलफेयर में है, मतलब जो सोसाइटी है उसके लिए क्या है, फ्रूटफुल है। ओके, तो आप लोग इसको इस तरीके से समझिएगा। अब ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या न्यू बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हमको जानना है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल कैपेबिलिटीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की थी, बस वही थी, मतलब उसी पे बेस्ड था पूरा का पूरा, मतलब बस उन्हीं को ग्रो कराना था, उन्हीं से प्रोडक्ट निकाल लेना था, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं करना। मान लीजिए ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ए है, अब ये क्या कर रहा है, अब मान लीजिए ये पेनिसिलिन बना रहा है, तो इसको क्या कर रहे थे, बस इसको मीडियम हम प्रोवाइड कर दे रहे थे, इससे कहीं ना जीन निकाल करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे थे। ओके, ओल्ड माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी क्या थी कि जो हमारे पास नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ग्रो, उनको प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड कर देना और उनसे जो प्रोडक्ट बनेगा बस उसी को टिक आउट कर लेना, निकाल लेना। ओके, और उसी को मार्केट लेवल पे ले जाना। तो उससे क्या होता था, अब वहाँ पे ड्रॉबैक इसका ये था कि हमको कम से कम, अब देख रहे हैं इंडिया की पॉपुलेशन या हम वर्ल्ड में बात करें तो यहाँ पे जितने इसके यूज़ हैं उससे कम ही कह सकते हैं हमको प्रोडक्ट मिल पाता था। तो अब इसका दूसरा उपाय ये हो सकता है कि इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका जीन हम निकालें और किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करा दें और वो भी वही प्रोडक्ट बनाने लगे। तो यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट बनने लगेगा ना, मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और हमको यही चाहिए। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या हुआ, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में यही हुआ कि इट इज़ बेस्ड ऑन द आरडीटी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीटी का फुल फॉर्म क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये होता क्या है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आपको समझ में आ गया ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या है, नेचुरल है, नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, मतलब उनको बस प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया जाए, उनके जीन में कोई चेंज नहीं किया गया, कहीं पे निकाल के इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, बस जो ऑर्गेनिज्म जो बना रहा है बस उसी को हम लोग क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे। जैसे फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड बाई एस्परजिलस नाइगर। ओके, लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या हुआ, मान लीजिए अब हमारे पास पेनिसिलिन बनाने के लिए पेनिसिलिन नोटाइटम से क्या किए, जीन निकाले, किसी दूसरे होस्ट में इसको इंसर्ट कराए, इसकी बहुत सारी कॉपी बन गई, इस तरीके से बहुत सारे होस्ट में इंसर्ट करा दिए। अब सोचिए अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये बना रहा था, लेकिन जब आरडीटी का यूज हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने प्लाज्मिड का यूज किया। अब प्लाज्मिड में क्या किए, एक्सटर्नल डीएनए भी क्या किए, रिकम्बाइन किए। अब इसको हमने इंट्रोड्यूस किया, इस होस्ट में इंट्रोड्यूस किया। तो अब आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिकम्बाइन कर रहे हैं, देन हम लोग उसका प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसको बना रहे हैं। जैसे जीन ऑफ इंसुलिन ट्रांसफर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन इकोलाई, मतलब पहले क्या किए, इकोलाई में ट्रांसफ़र किया, देन इकोलाई को मीडियम प्रोवाइड किया, वहाँ पे ये इकोलाई जो है अपना डिवीजन किया। अब ज़्यादा से ज़्यादा इकोलाई डिवाइड हो गए और जिसमें क्या कहते हैं इंसुलिन बनाने वाला जीन है, अब वहाँ पे हमारे पास इंसुलिन रेडी हो जाएगा। अगर हमको जीन बैंक बनाना है, मतलब जीन सिर्फ लेना है, तो हम लोग उसके डीएनए जो होगा उसको डीनेचर करके क्या कहते हैं, डीनेचर करके अपना जो डिजायर फ्रेगमेंट है उसको निकाल लेंगे। और अगर हमको प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट लेवल पे हम लोग ट्रांसलेशन के बाद जो है निकालेंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, हम किसी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के जीन को किसी दूसरे होस्ट में इंसर्ट करा रहे हैं, वहाँ से या तो जीन लेंगे या तो प्रोडक्ट उससे निकालेंगे। ये तो आपने देखा ही कि किस तरीके से टोमेटो जो है सिंथेटिक और हमारे पास कह सकते हैं नेचुरल, वो डिफरेंस है यहाँ पे। अब डिफिनीशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू EFB, आपको EFB का फुल फॉर्म याद रखना है। EFB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अकॉर्डिंग जो है बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनीशन क्या है ये आपको याद रखनी है। ये एक स्टेटमेंट पूछता है तो आपको एज सच यही याद रखना है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स,
पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब इनके जो प्रोडक्ट हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नेचुरल साइंस है, इसका हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए यूज करेंगे। तो आपको ऐसा सच याद रखना है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB का फुल फॉर्म भी याद रखना है, और इसके अकॉर्डिंग जो डिफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की वो याद रखनी। क्या है बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनेशन? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये प्रोडक्ट और सर्विसेज किसके लिए कौन यूज करेगा? ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होगा। अब इसके बेसिस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है प्रिंसिपल इसका? तो इसके दो मेन टेक्निक हैं जो बेसिस है इसके बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल के लिए। पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, इट इज़ अ टेक्निक टू अल्टर द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? या तो DNA या तो RNA को चेंज करने के लिए। अब फिर चेंज करने के बाद टू इंट्रोड्यूस इट इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसे ही हम होस्ट में चेंज करेंगे, अब आप यहाँ फिर से देखिए, मान लीजिए अब हमने क्या किया, जो ये प्लांट है नेचुरल देसी टमाटर है हमारा, वो क्या है, इसमें हमने जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, या इसमें जो जीन्स था किसके लिए, पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज के लिए, उसको सप्रेस कर दिया हमने, मतलब रिमूव कर दिया। तो अब वहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज होगा वो क्या होगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ऑल्टर द जीन या जेनेटिक मटेरियल टू इंट्रोड्यूस इट होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे देखिए, होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई इकोलाई सेल है। अब हमने क्या किया, कुछ अपना डिजायर्ड जो है जीन हम लोग वेक्टर के थ्रू इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। वेक्टर क्या होता है अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप लोग अभी यहाँ पे समझिए, बेसिक पॉइंट है, ये सारी बेसिक बातें हैं। अब इसको इंट्रोड्यूस किया तो अब कुछ ना कुछ तो ई कोलाई के उसमें सेल के अंदर कुछ ना कुछ तो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ना। तो वही है कि जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ फिनोटाइपिक चेंजेस देखने को मिलता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में। तो एग्जांपल में अभी मैंने लिया किसके लिए, ई कोलाई के लिए ले लिया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, टेक्निक टू ऑल्टर द जेनेटिक मटेरियल। ओके, बस इतना याद रखिए। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। अगर स्टेराइल कंडीशन नहीं होगा तो आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। मतलब अगर मान लीजिए आप ये जो जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपने क्या किया, स्टेराइल कंडीशन नहीं की, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट में क्या है, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो हमको दिख नहीं रहे हैं। वो मान लीजिए आपके एक्सपेरिमेंट के समय आप जो भी ऑल्टर कर रहे हो उसके साथ क्या हो गए, अटैच हो गए। तो आपका जो डिजायर्ड जीन था, अब उसमें क्या हुआ, कुछ ना कुछ मान लीजिए ये जीन बाहर से आया और आपके यहाँ पे लग गया। ओके, अब जो आपका डिजायर्ड जीन था, उससे जो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना था उसमें क्या हो जाएगा, अल्टरेशन आ जाएगा, चेंजेस आ सकते हैं। तो ये क्या है, ये जो है माइक्रोबियल स्टेराइल कंडीशन भी हमको कह सकते हैं मेंटेन रखना है, स्टेराइल कंडीशन मेंटेन रखनी है ड्यूरिंग बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। तो हम कह सकते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स। अब हमको जो डिजायर्ड माइक्रोब होगा वही ग्रो करेगा, अदरवाइज जो उस बाहर से कोई जीन आकर के अपने से इंट्रोड्यूस कर जाए उसमें ये नहीं होगा। हमको जो चाहिए बस वही हमको ग्रो कराना है। तो कह सकते हैं ये भी बेसिस है किसके लिए, बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल के लिए। कौन सा, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। क्यों स्टेराइल कंडीशन जरूरी है, क्योंकि आप क्या करा रहे हैं, आप जो है जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड या कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज होगा तो आपको वो चेंज कहाँ पे दिखेगा, आपके प्रोडक्ट पे दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये जीन है, जीन से क्या बनेगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और अगर इसमें कोई माइक्रोब्स मान लीजिए नेकेड आई से दिखते नहीं है, बहुत छोटे हैं, एक्सपेरिमेंट करते समय अगर आपने कंटामिनेशन एरिया स्टेराइल कंडीशन मेंटेन नहीं किया, इसमें क्या हुए, इसमें आपके ऐड हो गए। अब इससे जो बाहर से ऐड हुआ है उसका भी प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट के साथ बनने लगा, तो जो आपको डिजायर प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ये भी क्या है, ये भी होना चाहिए मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। अब कुछ साइंटिस्ट हैं, इनके नाम और इनके कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन आपको याद रखना है। पॉल वर्ग जो हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले कह सकते हैं RDT का एप्लीकेशन का यूज किया। कैसे, इन्होंने सेमियन वायरस जो है इसके जीन को ई कोलाई में ट्रांसफ़र किया विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फेज। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ई कोलाई है,
ई कोलाई का अपना जेनेटिक मटेरियल है और ये वायरस है कोई, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है। अब इसके जेनेटिक मटेरियल को ई कोलाई में ट्रांसफ़र करने के लिए इन्होंने क्या किया, लैम्डा फेज का यूज़ किया। ओके, लैम्डा बैक्टीरियोफेज का यूज़ किया, क्योंकि हमको पता है कि बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, इट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। ये मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़े हैं जब हम लोग पढ़ रहे थे डीएनए जेनेटिक मटेरियल वाले एक्सपेरिमेंट में। तो वहाँ पे देखिए क्या हुआ, अब ये जो हमारे पास लैम्डा फेज है ये इन्फेक्ट करेगा, मतलब ये ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे मेडिएटर होता है ना, मान लीजिए 3 लोग हो, एक आप हो, एक आपका कोई दोस्त है, एक और कोई दोस्त है, लेकिन आपका जो 2 दोस्त हैं दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, आप दोनों को जानते हो, तो आप मीडिएटर का काम करोगे। तो आप क्या करोगे, ए वाले की इन्फॉर्मेशन बी वाले तक पहुंचाने के लिए आप जो है ए वाले से इन्फॉर्मेशन लोगे, बी वाले को ट्रांसफ़र करोगे। तो इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर। क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो यहाँ पे वेक्टर कौन है, लैम्डा फेज। तो यहाँ पे लैम्डा फेज का यूज करके हमने क्या किया, सीमियन 40 वायरस का जीन किस में इंट्रोड्यूस किया, ई कोलाई में इंट्रोड्यूस किया। मतलब अब ई कोलाई के जीन को हमने मतलब सेल में क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। कैसा डीएनए, रिकॉम्बिनेंट। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। अब उससे रिलेटेड जो हमने फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किया है उससे रिलेटेड प्रोटीन कहाँ पे बनेगी, ई कोलाई सेल के अंदर बनेगी। मतलब आपको फिनोटिपिक चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ ई कोलाई में। मतलब यहाँ पे आरडीटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं पॉल वर्ग ने क्या किया, स्टार्ट किया बायोटेक्नोलॉजी को या जेनेटिक इंजीनियरिंग को 1972 में, एंड ट्रांसफर द जीन ऑफ सीमियन 40 वायरस इनटू ई कोलाई विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फेज। लैम्डा फेज यहाँ पे क्या है, एज अ वेक्टर है। वेक्टर का काम मैंने बताया कि आप मान लीजिए आप लोग 3 दोस्त हो, ए बी और आप। ए और बी एक दूसरे को नहीं जानते, आप मीडिएटर की तरह, आप ए की बात को बी तक ट्रांसफ़र करने के लिए या बी की बात को ए तक ट्रांसफ़र करने के लिए मीडिएटर की तरह हो। तो यहाँ पे लैम्डा फेज वही काम कर रहा है, सीमियन 40 वायरस से क्या कर रहा है, जीन को ट्रांसफ़र कर रहा है ई कोलाई में। बस ये समझिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। अभी वेक्टर कितने तरीके के होते हैं ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो आपने देखा पॉल वर्ग ने क्या किया, स्टार्टेड जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल की नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। ई कोलाई सेल में हम लोग क्या कर रहे हैं, सीमियन 40 का जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑल्टर द जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे कौन किया था ये, सबसे पहले पॉल वर्ग ने, इसीलिए इनको हम लोग कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या मतलब क्या हो गया कि अब कह सकते हैं जब हम किसी प्लाज्मिड में ठीक है, प्लाज्मिड में कोई फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके, या फॉरेन जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आप देख रहे हैं कि ये डीएनए अलग है और ये डीएनए पोर्शन अलग है, मतलब आप रिकम्बाइन कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट ऐसे समझिएगा, रिकम्बाइंड मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ और ऐड कर रहे हैं। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाई, किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बॉयर के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया गया था। क्या हुआ था वहाँ पे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिमोरियम, मतलब साल्मोनेला टाइफिमोरियम में जो प्लाज्मिड है उसमें प्लाज्मिड में क्या किया गया कि यहाँ पे फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया गया, और ये जीन किसको कोड कर रहा था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, मतलब कुछ एंटीबायोटिक प्रोटीन बनाएगा, एंटीबायोटिक बनाएगा। तो ये जीन किस में ट्रांसफ़र किया गया, साल्मोनेला टाइफिमोरियम। और फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था किसके द्वारा, आपको याद रखना है, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर के द्वारा। अब यहाँ पे आएगा नेक्स्ट, यहाँ पे अब एक चीज़ और देख रहे हैं आप लोग कि जो हमारे पास मान लीजिए प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में इस तरीके से है, तो पहले इसको कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद इसको हम इसमें क्या करेंगे, अपना फॉरेन जीन जो होगा इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कट करने के लिए आपको चाहिए एंडोन्यूक्लिएज। तो अब उसको बोलते हैं हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय, वहाँ पे 3 साइंटिस्ट को आपको याद रखना है, वर्नर अर्बर, इनको तो भूलना ही नहीं है, वर्नर अर्बर को, हैमिल्टन स्मिथ एंड डैनियल नेथन। तो आपको 3 साइंटिस्ट के नाम याद करना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से रिलेटेड। कौन कौन से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर डिस्कवर्ड एंड कैरेक्टराइज्ड बाई वर्नर अर्बर, हैमिल्टन स्मिथ एंड डैनियल नेथन। तो आपको क्या क्या यहाँ पे याद रखना है कि जेनेटिक
जेनेटिक इंजीनियरिंग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग डिस्कवर किसने किया, स्टार्ट किसने किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कौन किया था, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंस्ट्रक्ट किया गया, फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किन्होंने डिस्कवर किया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टूल्स ऑफ आरडीटी, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अभी इसको देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए। थैंक यू।